नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में इलेक्शन कमीशन की शानदार पहल कर दिया 10 बड़े बदलाव जो पहले कभी नहीं हुए। खबर में आगे जिक्र होगा कि आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे, पैसे को लेकर क्या सबूत आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार जेडीयू को बड़ा झटका, सीएम नीतीश कुमार की पार्टी से बड़े नेता ने दे दिया इस्तीफा। जिक्र होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत में सरकार बदलना चाहते हैं। आसिम मुनीर के यूएस दौरे पर बोले विपक्ष के नेता। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पटना में आरजेडी की बड़ी बैठक, पार्टी नेताओं को लालू दे रहे जीत का 36 फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बिहार चुनाव में इलेक्शन कमीशन की शानदार पहल कर दिया 10 बड़े बदलाव जो पहले कभी नहीं हुए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार चुनाव 2025 में इलेक्शन कमीशन ऐसा काम करने जा रही है जो आज तक पहले किसी चुनाव में नहीं हुआ। चुनाव आयोग इसे शानदार पहल करार दे रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को इससे मिर्ची लग रही है। चुनाव आयोग आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 10 ऐसे काम करेगी जो आने वाले चुनाव में नज़ीर बनेगा। निर्वाचन आयोग के इस फैसले से एनडीए ने खुशी जताई है, तो महागठबंधन के नेता और आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी की एक नई चाल बताई है। और चुनाव आयोग का कहना है कि 10 कदम बिहार के आगामी चुनावी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए उठाए गए हैं। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ये बीजेपी की चाल है या फिर इसको जो है वो चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। इसमें ई वोटिंग की शुरुआत की गई है, बायोमेट्रिक सत्यापन में सुधार किया गया है और कुछ और कदम बिहार में चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए हैं। अगर आप डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे, पैसे को लेकर मिले सबूत। जी हाँ दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास से बीते मार्च महीने में आग लगने के बाद में बड़ी मात्रा में जले हुए नोट बरामद हुए थे। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था और इस जांच समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस सील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की जज अनु शिवरामन शामिल थी। इस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट 4 मई को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी थी, जिसे जस्टिस खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा था। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए जिनकी जानकारी सामने आई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार जेडीयू को बड़ा झटका, सीएम नीतीश कुमार की पार्टी से नेता ने दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इन दिनों जमाई पॉलिटिक्स हावी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बने विभिन्न आयोगों में बड़े नेताओं के रिश्तेदार और कई अन्य नेताओं के दामादों को मिली जगह को लेकर सवाल खड़ा किया है। तेजस्वी यादव के आरोपों के बीच अब आयोगों में जेडीयू कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिलने से नाराजगी देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के पटना साहिब विधानसभा के प्रभारी नवेश कुमार नवेंदु ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा पत्र उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भेजा है। उन्होंने कहा है कि उनकी नाराजगी योग्यता को नज़रअंदाज करने को लेकर है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत में सरकार बदलना चाहते हैं। आसिम मुनीर के यूएस दौरे पर बोले विपक्ष के नेता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा पर भारत में सियासत तेज हो गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी दल शिवसेना ने सवाल उठाए हैं कि मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग पर भारत सरकार की ओर से जवाब नहीं आया है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि क्या ट्रंप भारत में सत्ता परिवर्तन की कोशिश तो नहीं कर रहे। इसी के साथ आपको बता दें कि गुरुवार को पत्रकारों के बातचीत में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि जनरल मुनीर, पाकिस्तान का जनरल मुनीर आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में खाना खा रहा है, उसको खास निमंत्रित किया गया है। हम इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी, विदेश मंत्री जयशंकर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की राय जानना चाहते हैं। पहलगाम में महिलाओं के सिंदूर को मिटाने का दोषी आसिम मुनीर है। इस दौरान राउत ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि ये जनरल मुनीर को ट्रंप सम्मान देते हैं, व्हाइट हाउस में इसके साथ डिनर करते हैं। अब तक हमारी सरकार की भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना में आरजेडी की बड़ी बैठक, पार्टी नेताओं को लालू दे रहे हैं जीत का 36 फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को धार देने के लिए आरजेडी ने पटना में राजद के राज्य परिषद की अहम बैठक शुरू कर दी है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने दीप जलाकर परिषद की बैठक का उद्घाटन किया। बैठक में विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल,
सांसद मीसा भारती, अभय कुशवाहा सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद हैं। राजद के नवगठित राज्य परिषद की बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पार्टी के सभी लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, विधान पार्षद एवं पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद सहित लगभग 800 राज्य परिषद के सदस्य शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना के सबसे पॉश इलाके में फायरिंग, मंत्री और जज के आवास के बाहर नाकेबंदी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। गुरुवार की सुबह राजधानी के सबसे पॉश इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है। अपराधियों ने बिहार सरकार के मंत्री और हाईकोर्ट के जज के आवास के बाहर गोलीबारी की है। ये वारदात इस लिहाज से बेहद गंभीर मानी जा रही है क्योंकि ये राजधानी के उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में हुई है। राजधानी के सबसे वीवीआईपी इलाके में गुरुवार सुबह अपराधियों के बेखौफ होकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। मंत्री अशोक चौधरी के सरकारी आवास के ठीक नज़दीक एक युवक को लूटपाट के दौरान गोली मारी गई। ये वारदात उस इलाके में हुई है जहां कई मंत्रियों और वरीय अधिकारियों के आवास स्थित हैं और घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमपी में एक बार फिर शुरू होगी टिफिन पॉलिटिक्स, विदिशा मॉडल पूरे प्रदेश में लागू करेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमजोर क्षेत्रों में विदिशा मॉडल लागू करेगी, जिसके तहत 650 पंचायतों और वार्डों में समितियां वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, इलेक्शन मैनेजमेंट का काम देखेंगी। ये मॉडल उन क्षेत्रों में लागू होगा जहां कांग्रेस पिछले 20 सालों से सत्ता से बाहर है और संगठन कमजोर है। इस मॉडल में एक्सपर्ट कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर काम करेंगे और 30 जून तक वेरिफिकेशन का काम पूरा किया जाएगा। इसके बाद जुलाई में जीतू पटवारी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन मीटिंग करेंगे और फिर भोपाल और नर्मदापुरम में भी ये मॉडल शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछले 20 सालों से सत्ता से बाहर है। सिर्फ 15 महीनों को छोड़कर पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। 2020 में हुए दल बदल के बाद कई क्षेत्रों में कांग्रेस का संगठन बेहद नाजुक स्थिति में है। अब कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए विदिशा मॉडल का सहारा ले रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने संगठनात्मक रूप से सबसे कमजोर जिला विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लेह जा रही इंडिगो फ्लाइट की तकनीकी खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग, दिल्ली में उतारा गया विमान। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद में हुई दुर्घटना के बाद से देश में विमानों की लगातार आपात लैंडिंग देखने को मिल रही है। गुरुवार सुबह दिल्ली से लेह जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E2006 की तकनीकी कारणों से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जानकारी के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट में चालक दल के सदस्यों समेत करीब 180 लोग सवार थे। गुरुवार सुबह फ्लाइट ने दिल्ली से लेह के लिए उड़ान भरी। लेह पहुंचने से कुछ देर पहले तकनीकी गड़बड़ी का पता चला। विमान लेह पहुंचने की कुछ ही देर बाद वापस लौट आया और सुरक्षित तरीके से दिल्ली में उतर गया। फिलहाल आधिकारिक तौर पर उस तकनीकी खराबी की जानकारी सामने नहीं आई है। बुधवार को इंडिगो की एक फ़्लाइट को रद्द करना पड़ा। फ्लाइट 6E6101 भुवनेश्वरी से कोलकाता के लिए रवाना होनी थी। हालांकि उड़ान भरने से कुछ मिनट पहले फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। इसका कारण भी विमान में तकनीकी खराबी बताई गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आखिरकार कानपुर सीएमओ सस्पेंड, काम नहीं आई विधानसभा अध्यक्ष की भी पैरवी, डीएम वर्सेस सीएमओ विवाद। जी हाँ दोस्तों, कानपुर में चल रहे डीएम वर्सेस सीएमओ विवाद में आखिरकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गाज गिर गई है। शासन स्तर से सीएमओ डॉक्टर हरदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जगह श्रावस्ती के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदयनाथ को कानपुर का नया सीएमओ बनाकर भेजा गया है। डॉक्टर हरिदत्त नेमी को कानपुर से ना हटाने की पैरवी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से लेकर भाजपा के कई विधायकों ने की थी। डॉक्टर हरिदत्त नेमी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और कानपुर के वरिष्ठ नेता सतीश महाना ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर बताया था कि डॉक्टर नेमी का जनता के प्रति व्यवहार बेहद सहज और कार्यशैली सराहनीय है। उन्होंने आग्रह किया कि जनता की भावना को देखते हुए उन्हें कानपुर में ही बनाए रखा जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मैं गौशाला के खिलाफ मंत्री मदन दिलावर के बयान से राजस्थान में सियासी बवाल। जहाँ दोस्तों, राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर के गौशाला पर दिए गए बयान से विवाद गर्मा गया है और विपक्ष ने भाजपा पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विदेश में ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ, भारत लौटते ही सरकार से सवाल, अभिषेक बनर्जी के यू टर्न से मची खलबली। जहाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के पक्ष को विदेशों में रखने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के यू टर्न से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है। टीएमसी सांसद ने 2 दिन पहले एक्स पर पोस्ट कर सवाल उठाया था कि सांसदों के विदेश दौरे को देश को क्या हासिल हुआ। उन्होंने सरकार से पूछा कि पहलगाम के बाद पिछले 1 महीने में 33 देशों तक पहुंचने के बाद कितने देशों ने भारत को स्पष्ट समर्थन दिया। बनर्जी के इस बदले रुख पर जेडीयू के कार्यकर्ता अध्यक्ष संजय झा ने हैरानी जताई। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि प्रतिनिधियों के लिए
कुछ भी कहना ज़रूरी या बुद्धिमानी नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारी शुरू, मतदाता सूची पर काम शुरू। जी हाँ दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायती राज विभाग ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। मतदाता सूची पर अगले महीने से काम शुरू होने का अनुमान है। अलीगढ़ जिलों में 852 ग्राम पंचायतों पर चुनाव होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लंबा चौड़ा भाषण देकर बिहार को ठगने आ रहे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी की रैली पर तेजस्वी यादव का तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान में एक बड़ी चुनावी रैली करने वाले हैं। पार्टी ने इस रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसे चुनावी रणभेरी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार में पलायन रोकने नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ लालू यादव और मुझे गाली देने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार को फिर ठगने आ रहे हैं, लंबा चौड़ा भाषण देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मंच पर अपने तीनों जमाइयों को माला पहनाएंगे क्या? इनका इशारा जेडीयू, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और लोजपा रामविलास के नेताओं की ओर था, जिनके साथ भाजपा गठबंधन में है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महागठबंधन की जीत हुई तो तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री, भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाकपा माले लिबरेशन के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि अगर बिहार में अगला विधानसभा चुनाव महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में कही। दीपंकर भट्टाचार्य ने बताया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा हैं और जनता उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में देखती है। उन्होंने ये भी कहा कि भाकपा माले इस बार 40 से 45 सीटें पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को 19 सीटें मिली थी, जिनमें से उसने 12 पर जीत दर्ज की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान कांग्रेस की दिल्ली में 20 जून को होगी अहम बैठक, रंधावा डोटासरा रहेंगे मौजूद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीतियों पर निर्णय लेने के लिए 20 जून को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी आलाकमान के साथ संगठन के पुनर्गठन और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। और ये बैठक कांग्रेस के देशव्यापी संगठन सृजन अभियान का हिस्सा है। दरअसल ये बैठक राजस्थान में पार्टी की स्थिति को सुदृढ़ करने, आंतरिक मतभेदों को सुलझाने और आगामी पंचायती राज और निकाय चुनावों सहित भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श और निर्णय की ओर बढ़ने के लिए बुलाई गई है। सूत्र के मुताबिक बैठक का मुख्य एजेंडा राजस्थान में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाना और हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर पार्टी की रणनीति तय करना है। बैठक में संगठन के पुनर्गठन, कार्यकर्ताओं की भूमिका और आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा होगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। एयर इंडिया विमान हादसे के बाद बोइंग की घनघोर बेइज्जती, पेरिस एयर शो से डरी कंपनी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत में इतिहास का सबसे भीषण प्लेन क्रैश हुआ। एयर इंडिया का विमान बोइंग ड्रीमलाइनर 787 टेक ऑफ करते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। और ये वही इजराइल ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए पेरिस में हो रहे एयर शो से कई देशों ने किनारा कर लिया है। इन सब वजहों से पेरिस एयर शो पर बुरा असर पड़ेगा और ये एयर शो दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। इसमें शानदार पार्टियां होती हैं और कई बड़े विमान सौदे पर मुहर लगती है। उन्नत विमानों के प्रदर्शन होते हैं, मगर इस बार इस शो में उतनी गर्मी नहीं होगी जितनी पहले हुआ करती थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुमारी शैलजा बनेगी हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष, पार्टी को खेमेबाजी से बचाने की कोशिश में प्रभारी। जी दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस का संगठन खड़ा करने से पहले युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस और छात्र संगठन NSUI में पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने जहां भिवानी, सोनीपत, फतेहाबाद व कैथल को छोड़कर बाकी 18 जिलों के दौरे पूरे कर लिए हैं। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी BK हरिप्रसाद स्वयं भी जिले के दौरे पर निकले हुए हैं। हरिप्रसाद उन जिलों में भी पहुंच रहे हैं जहां केंद्रीय पर्यवेक्षक अपना काम पूरा कर चुके हैं। कुछ केंद्रीय पर्यवेक्षकों को दूसरी बार अपने कार्य क्षेत्र वाले जिलों में जाना है, जबकि कुछ ने एक ही दौरे में जिलाध्यक्ष के लिए 6 नामों के पैनल तैयार कर लिए हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी BK हरिप्रसाद अभी तक हिसार, जींद, नूंह, महेंद्रगढ़, नारनौल और पंचकुला जिलों का दौरा कर चुके हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा पर भारी, इंडिया गठबंधन टूटा, मोदी का सत्ता में वापसी का सपना। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, भाजपा व PM मोदी को खुद ये यकीन होने लगा कि 370 और 400 की उम्मीद इस चुनाव में उम्मीद ही रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी की 67 सीटें बढ़ने की उम्मीद तो छोड़िए, बड़ी संख्या में सीटों में कटौती होने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नियत में खोट, जनगणना के नोटिफिकेशन पर भड़के सचिन पायलट और कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से जनगणना और उसमें जाति
गिनती शामिल करने के ऐलान के बावजूद इस प्रमुख मुद्दे पर कांग्रेस के आक्रामक तेवर बरकरार हैं। जनगणना को लेकर सोमवार जारी हुए नोटिफिकेशन को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि इसमें जाति जनगणना का जिक्र क्यों नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत में खोट है। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस का दृष्टिदोष करार दिया है। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत में खोट है। पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि लंबे समय से राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग की थी। पहले बीजेपी और खुद पीएम ने जाति जनगणना की मांग को ठुकराते हुए ऐसे लोगों को अर्बन नक्सल करार दिया, लेकिन राहुल गांधी की लगातार मांग के बाद दबाव में आकर सरकार ने अचानक जाति जनगणना की मांग को माना। औपचारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें सरकार की नीयत उजागर होती है, क्योंकि उनमें जाति जनगणना का जिक्र नहीं है। पायलट ने कहा कि जनगणना में 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन सरकार ने बजट में केवल 570 करोड़ रुपए ही आवंटित किए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है। प्रियंका गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ओडिशा में 20 वर्षीय छात्रा के साथ जो घटना हुई उसकी निंदा करते हुए बुधवार को कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है। ओडिशा के प्रसिद्ध गोपालपुर समुद्र तट पर हुई इस शर्मनाक घटना के बाद 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ये घटना रविवार रात की है, जब निजी कॉलेज में पढ़ाई कर रही छात्रा अपने सहपाठी और प्रेमी के साथ समुद्र तट पर गई थी। प्रियंका गांधी ने एक्स पोस्ट में कहा कि ओडिशा में 10 लोगों ने एक छात्रा के साथ जिस तरह बर्बरता की उसकी निंदा करने के लिए कड़े से कड़े शब्द भी पर्याप्त नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने कहा ट्रंप से जो बात हुई उस पर सर्वदलीय बैठक बुलाए, पीएम मोदी देश को विश्वास में लें। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश दौरे से लौटते ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी राजनीतिक दलों को ये बताना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर उनकी क्या बातचीत हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में भोज के लिए बुलाया जाना भारत के लिए कूटनीतिक झटका है और इस पर प्रधानमंत्री को ट्रंप के समक्ष नाराजगी जतानी चाहिए थी। वहीं व्हाइट हाउस की ओर से बुधवार के लिए जारी राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम में लिखा गया है कि वो कैबिनेट रूप में पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के साथ आज दोपहर का भोजन करेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा कि व्यापार पर चर्चा नहीं हुई थी और मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच हल किए जाने वाला मामला है। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री ये बात सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने संसद के विशेष सत्र की मांग की ताकि प्रधानमंत्री राष्ट्र को विश्वास में लें और ये सारी बातें कहें जो उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप से कहनी चाहिए थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के हक के लिए कांग्रेस कोर्ट जाएगी। जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा की ओर से लाडली बहना योजना शुरू किए जाने के साथ हितग्राहियों को प्रतिमाह 3,000 रुपये तक दिए जाने का ऐलान किया था। वर्तमान में हितग्राहियों को 1,250 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का आरोप है कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है, लिहाजा लाडली बहनों को उनका हक दिलाने के लिए कांग्रेस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार लाडली बहनों को 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की बात कर रहे हैं, मगर वर्तमान में सिर्फ 1,250 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं और ये इस लाडली बहनों के 1,800 रुपये प्रतिमाह चोरी हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि मायावती का योगी सरकार पर बड़ा हमला। पुलिस भर्ती की प्रतिनिधित्व और ट्रेनिंग पर उठाए सवाल। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर पुलिस विभाग में भर्ती की गई। पुलिस विभाग में 60,000 से ज़्यादा पदों पर होने वाली भर्ती को सकुशल संपन्न करा लिया गया है। साथ ही लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम के जरिए गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया है। वहीं बीजेपी सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने जोरदार पलटवार कर दिया है और मायावती ने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, पुलिस में ऐसी भर्ती रूटीन भर्ती कार्य है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस की चुपचाप तैयारी, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में पलटेगा यूपी का सियासी खेल। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां इस कड़ी में मंगलवार को लखनऊ में कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। तो ये बैठक पूर्वांचल जोन के जिलों के लिए थी और संगठन सृजन अभियान की समीक्षा के लिए रखी गई थी। आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का मोदी सरकार पर कटाक्ष। जयराम रमेश बोले अच्छे दिन के नाम पर बढ़ा सिर्फ कर्ज का ग्राफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अच्छे दिन नहीं बल्कि कर्ज वाले दिन आ गए हैं।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक खबर का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा, जिसमें कहा गया है कि लोगों की बचत घट रही है और देनदारियां बढ़ रही हैं। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि देश में लोगों की बचत घट रही है, कर्ज बढ़ रहा है और इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोगों की आय घट रही है। नतीजतन लोग अपना गुजारा करने के लिए या तो पहले से की गई बचत को निकलवा रहे हैं या कर्ज लेकर गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। उनके अनुसार कुल मिलाकर ये बात यह है कि भारत में आम लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद चिंताजनक है, लेकिन मोदी सरकार बिल्कुल बेपरवाह है। रमेश ने दावा किया कि स्पष्ट बात है कि मोदी सरकार ने जो अच्छे दिन लाने का वादा किया था, उन अच्छे दिन के बजाय कर्ज वाले दिन आ गए हैं।